हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशु। आज हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग आती है दिमाग में क्या आया? सबने सुना है स्ट्रेचिंग, मुझे पता है, सबको पता है आज के टाइम पे क्या होती है स्ट्रेचिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो जिम, योगा, फिजिकल थेरेपिस्ट, इन सबको पता है, ऑर्थोपेडिशियन, सबको पता है स्ट्रेचिंग क्या होती है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जनरल स्ट्रेचिंग। मैं इसको साथ साथ आपको स्ट्रेचिंग भी बताऊंगी और एक टॉपिक भी डिफाइन करूंगी। जनरली स्ट्रेचिंग क्या होती है, स्ट्रेचिंग के टाइप्स क्या होते हैं, मोड ऑफ स्ट्रेचिंग क्या होती है। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्ट्रेचिंग। देखो गाइस, स्ट्रेचिंग का हिंदी में मतलब होता है खिंचाव। ठीक है, अब खिंचाव, इफ़ यू आर टेकिंग ए रबर बैंड, आप उसको खींच रहे हो, इसका मतलब उसकी लेंथ चेंज हो रही है, समझ रहे हो? तो वो भी क्या है, स्ट्रेचिंग। पर हम यहाँ स्ट्रेचिंग बात कर रहे हैं मसल की। तो स्ट्रेचिंग इज़ ए जनरल टर्म जो यूज़ की जाती है किसी भी थेराप्यूटिक मैन्यूवर बेसिकली हम यूज़ करते हैं ए मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव रिक्वायर स्किल और केयर। हम बेसिक लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कोई भी स्किलफुल ऐसा मूव जो और केयरफुली किया जाता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम। तो डिज़ाइन किया गया है इंक्रीज द extensibility of soft tissues and thereby improving flexibility by elongation। ठीक है, elongating सॉफ्ट टिश्यूज़ की एक्सटेंसिबिलिटी और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी लेंथ चेंज करने के लिए बेसिकली। ठीक है, द स्ट्रक्चर दैट हैव अडेप्टिवली शॉर्टेड एंड हैव बिकम हाइपोमोबाइल ओवर टाइम। ऐसा होता है जब कई लोग होते हैं ना, जैसे टीचिंग, लेट्स सपोज द टीचर, वो क्या करेगा, ओवर टाइम सिटिंग कर रहा है सपोज, या फिर किसी का कोई बैंकर है, ऑफिशियल वर्क उसका सिर्फ सिटिंग का है, तो उसकी जो लोअर लिम्ब की मसल्स है ना और बैक मसल्स, वो क्या हो जाती है, उनकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है क्योंकि वो एक ही पोजीशन पे ज़्यादा टाइम रहता है। ठीक है, और हाइपोमोबाइल की वजह से, क्योंकि अब उसने मूवमेंट नहीं की, तो इसीलिए हम उसकी लेंथ को चेंज करने के लिए स्ट्रेचिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो स्ट्रेचिंग इम्प्रूव करती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बाय एलोंगेटिंग, मतलब लेंथ चेंज करने की हेल्प से, मतलब हमने स्ट्रेचिंग करी, लेंथ चेंज हो गई और फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो गई पेशेंट की। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग के अंदर अब हमारे आते हैं, इट्स स्टैटिक स्ट्रेच, डायनामिक स्ट्रेच, पीएनएफ स्ट्रेच, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन स्ट्रेचिंग प्रोसीजर। फिर आती है बॉल स्टिक स्ट्रेचिंग। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। स्टैटिक से यहाँ से मतलब समझ रहे हो? देखो, स्टैटिक का मतलब होता है कि हम स्ट्रेच, किसी भी चीज, कोई भी चीज़ है वो स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब मूव नहीं कर रही है। ठीक है, एक ही कंडीशन में। तो स्ट्रेच द मसल टू पॉइंट ऑफ स्लाइड और माइल्ड डिस्कम्फर्ट, मतलब थोड़ा सा ओवरलोड डोज और लाइट स्लाइटली स्ट्रेच करना है और होल्ड करके, मतलब उसको स्टैटिंग पोजीशन में रखेंगे हम 10 से 30 सेकेंड तक। ठीक है, रिपीट करते हैं हम उसको फिर 3 टाइम्स और कभी कभी 5 टाइम भी करते हैं। ठीक है, और ये क्या करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगी, और हम इसको 3 to 5 टाइम्स अ वीक में भी दे सकते हैं और कंटिन्यूस डे में भी दे सकते हैं। ऐसा होता है जब भी कोई भी कंडीशन है ना, उसके ऊपर वेरी करेगा आपका स्ट्रेचिंग ड्यूरेशन एंड रेपिटेशन, सब एक कंडीशन के ऊपर वेरी करते हैं और केसेस पे वेरी करता है, कुछ कुछ पेशेंट्स पे भी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिखा है इतना तो इतना ही। ठीक है, अब आते हैं हम डायनेमिक स्ट्रेचिंग। सबसे डेंजरस होती है भाई ये। ठीक है, जो प्रोसीजर है वो इन्वॉल्व करता है यूज़ ऑफ बहुत सारी रेपिटेटिव, ठीक है, और बाउंसिंग मूवमेंट होती हैं, वर्चुअल अबेंडेड में लीड टू सोरनेस और मसल इंजरी भी हो जाती है, क्योंकि एकदम से पेशेंट का मसल होगी और एकदम से जर्की मूवमेंट करते जाओगे बिना रोके, तो अब सोच लो वहाँ पर कोई ना कोई फाइबर तो पक्का ही टूट जाएगा। सम केसेस में बहुत इफ़ेक्टिव भी होती है। तो अब हम बात करते हैं पीएनएफ इन्वॉल्व। पीएनएफ से क्या समझ रहे हो? ये खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इनफैक्ट ना, खाली प्रोप्रियोसेप्शन भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रोप्रियोसेप्शन न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन स्ट्रेचिंग प्रोसीजर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो पीएनएफ एक अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है। तो बेसिकली हम इसकी स्ट्रेचिंग प्रोसीजर में हम पढ़ते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेज। नाम से पता चल रहा है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, राइट? दैट मीन्स आइसोमेट्रिक मतलब मसल का जो लेंथ है, मेट्रिक मतलब लेंथ, ठीक है, वो सेम रहेगा।
ठीक है, और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन मतलब कुछ ना कुछ टेंशन प्रोड्यूस होगी। लेट्स गिव मी एग्जांपल, जैसे अगर कोई ना बंदा बाइसेप कर्ल कर रहा है, ठीक है, या उसको क्या करेगा, डंबल को लिया और उसको एक कांस्टेंट पोजीशन पर, स्टैटिक पोजीशन पर होल्ड करके रख लिया। अब मसल के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ फील होगा, तुम्हें अंदर से करके देखो, कोई पानी का बोतल लो और हाथ में लो और देखो कि मसल के अंदर कुछ टेंशन जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रही है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की, मसल का लेंथ चेंज नहीं हो रहा पर वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है, और एक रिलैक्सेशन फेज, वहाँ पर स्ट्रेचिंग दी जाती है, एक स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं हमारे PNF के, उसके साथ, ठीक है, आप PNF पढ़ोगे तो उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। हम इसको होल्ड करते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को 6 सेकेंड होल्ड दिया जाता है, 4 रेपिटेशन, और सम न्यूरोलॉजिकल केसेस में हम 10 रेपिटेशन भी देते हैं, ठीक है, और डेली बेसिस पे भी कराते हैं। अब हम बात करते हैं बॉल स्टिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। बेसिकली बॉल स्टिक स्ट्रेचिंग ना वार्म अप के टाइम पे की जाती है, ठीक है, बहुत ही फास्ट और सडन मूवमेंट होती है, जैसे देखा होगा लंजेस करते करते एकदम से स्ट्रेच देने लग जाते हैं और फिर से वापस से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, बट नॉर्मल पेशेंट के लिए रिकमेंड नहीं करी गई है। तो मैं आपको एक सिंपल सा डिफरेंस बताना ज़रूर चाहूँगी कि स्टैटिक एंड बॉल स्टिक स्ट्रेचिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखो, बॉल स्टिक स्ट्रेचिंग एक डायनामिक स्ट्रेच होता है, जैसा बोला कि वार्म अप के अंदर यूज़ की जाती है। इसके अंदर क्या होती है, एकदम से बाउंसिंग मूवमेंट की जाती है और सडन, ठीक है, हाइपर स्ट्रेच भी हो सकता है, ठीक है, तो टारगेट करता है मसल को और उसकी वजह से हाइपर स्ट्रेचिंग की वजह से इंजरी भी हो जाती है। तो इसीलिए जो भी नॉर्मल बंदे होते हैं ना, उनके लिए बॉल स्टिक स्ट्रेचिंग रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ एथलीट्स ही कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक स्ट्रेच का, डिफरेंस बता रहे हैं क्योंकि हम, तो स्ट्रेचिंग स्टेट क्या होता है, इसके अंदर कोई भी बाउंसिंग और जर्की मूवमेंट नहीं होती जैसे बॉल स्टिक के अंदर होती है, ठीक है, तो कोई भी इसके अंदर फोर्सफुल मूवमेंट नहीं होती, कोई भी रेंज ऑफ मोशन के बियॉन्ड कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, तो इट्स हेल्प द लेंथ द मसल टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ओवर ए पीरियड, ओके। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेचिंग, अलाइनमेंट, स्टेबलाइजेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेच, मतलब पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं मसल ग्रुप के टुवार्ड। उसके बाद स्टेबलाइजेशन, एक जो फिक्सेशन है हमारी मसल का, मतलब एक जो साइड है वो फिक्स होनी चाहिए, दूसरे पार्ट से हम स्ट्रेच कर रहे हैं, राइट। सेकंड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेचिंग, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेच, फोर्स अप्लाइड। फिर बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच, मतलब लेंथ ऑफ टाइम द स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाइड ड्यूरिंग ए स्ट्रेच साइकिल। टाइम का लेंथ क्या है, ड्यूरेशन क्या है। स्पीड ऑफ स्ट्रेच, मतलब आप स्पीड ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेच फोर्स, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच, नंबर ऑफ स्ट्रेच सेशन पर डे और पर वीक, कितने कितने स्ट्रेच सेशन दे रहे हो आप, 3 दे रहे हो या 5 दे रहे हो, ठीक है। मोड ऑफ स्ट्रेच, फॉर्म और मैनर इन विच द स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाइड, आप स्टैटिक स्ट्रेच दे रहे हो, बॉल स्टिक दे रहे हो, साइक्लिक, और डिग्री ऑफ पेशेंट पार्टिसिपेशन, ठीक है, पैसिव, असिस्टेड, एक्टिव, मतलब आपने खुद से स्ट्रेच दे दिया, पेशेंट आया उसको स्ट्रेच दे दिया, राइट। फिर या फिर पेशेंट को कुछ ना कुछ टूल दे दिया आपने, आज बेसिकली हम जैसे काफ स्ट्रेच देते हैं तो हम पेशेंट को चुन्नी पकड़ा देते हैं या फिर बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दीज आर द असिस्टेड। एक्टिव, पेशेंट खुद से कर रहा है, राइट। सो और द सोर्स ऑफ स्ट्रेच फोर्स, मैनुअल, मैकेनिकल या फिर सेल्फ, राइट। हाँ, मैनुअल मीन्स हाथ से करवा रहे हो, मैकेनिकल या फिर कोई मैकेनिकल डिवाइस से हो रहा है, या फिर सेल्फ स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करें अलाइनमेंट की। सो बेसिकली अलाइनमेंट को हम नॉर्मली पोजीशन भी कहते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आया, आप उसकी स्ट्रेचिंग करा रहे हो या उसको सिखा रहे हो, तो उसको हमेशा बोलो कि जो उसकी मतलब स्पेसिफिक मसल और जॉइंट की स्ट्रेच हम करा रहे हैं वो एक कंफर्टेबल और स्टेबल पोजीशन पे होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे अलाइनमेंट है ना, वो हमारे जो इतना भी टेंशन प्रेजेंट होना चाहिए सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर, उस पर अफेक्ट करता है। अगर प्रॉपर पोजीशन नहीं होगी तो प्रॉपर स्ट्रेच नहीं आएगा, जिस मतलब जो अफेक्ट करेगा हमारी रेंज ऑफ मोशन जो अवेलेबल होती है हमारे जॉइंट के अंदर, ठीक है, तो हमारी जॉइंट की रेंज को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर स्ट्रेच कर रहे हैं हम रेक्टस फेमोरिस को, ए मसल दैट क्रॉस टू जॉइंट, obviously this cross the two joints. So origin of rectus femoris is anterior inferior iliac spine and supraarticular groove,
ठीक है, एंड इंसर्शन इज टिबियल ट्यूबरोसिटी, रिमेंबर दैट, इलियक क्रस्ट से ओरिजिन होकर मतलब हिप जॉइंट भी आ गया, इंसर्ट हो रही है टिबियल ट्यूबरोसिटी पे, मतलब बेसिकली उसने हमारा नी जॉइंट भी कवर अप कर लिया। अब इफेक्टिवली होगा क्या, नी को हम फ्लेक्जन में लेके जाएंगे, हिप हमारा एक्सटेंशन पोजीशन में होगा, ठीक है, लंबर स्पाइन और पेल्विक न्यूट्रल होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, ठीक है, ना ही पेल्विक आगे की तरफ होना चाहिए, ना ही लोअर बैक हाइपर एक्सटेंडेड होना चाहिए। बी रिमेंबर दैट, उससे हमारी हिप की रेंज ऑफ मोशन पे बहुत बुरे वाला असर पड़ता है। बात करें हम स्टेबलाइजेशन का, स्टेबलाइजेशन हेडिंग से पता चल रहा है, मतलब स्टेबल करना। बेसिकली अगर हम कोई भी स्ट्रेच दे रहे हैं, अब उसका इफेक्ट लाने के लिए हमें स्पेसिफिक मसल और मसल ग्रुप को स्टेबल करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबल करना, चाहे वो प्रॉक्सिमली और डिस्टली अटैच हो, ठीक है, साइट ऑफ मसल टेंडन एंड यूनिक बेइंग एलोंगेटेड। चलो हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम इलियोपसोआस को स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमारा पेल्विक और लंबर एक न्यूट्रल पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है, अगर हिप इज एक्सटेंडेड टू अवॉइड द स्ट्रेस द लोअर बैक रीजन, तो बेसिकली अगर हमारे पास कुछ भी सोर्स नहीं है तो हम मैनुअली पेशेंट के जॉइंट को स्टेबल कर सकते हैं। Next is our intensity of stretch. The intensity is the magnitude of stretch force is determined by the load placed over the soft tissue to elongate it. Basically हम उसको, हमारा जो स्ट्रेच का फोर्स है हम उसको लोड से डिटरमाइन कर रहे हैं। कुछ जनरल एग्रीमेंट अमोंग द क्लिनिकल्स एंड रिसर्च दैट स्ट्रेचिंग शुड बी अप्लाइड एट ए लो इंटेंसिटी बाय मीनिंग ऑफ लो लोड। लो इंटेंसिटी पे स्ट्रेच लगाना चाहिए, लो लोड मतलब समझ गए। अब लो इंटेंसिटी स्ट्रेच को कंपैरिजन किया इन्होंने हाई इंटेंसिटी स्ट्रेच के साथ, तो मेक द स्ट्रेच मैन्युवरा मोर कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट एंड मिनिमाइज वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल गार्डनिंग। सो पेशेंट कैन आइदर रिमेन रिलैक्स और असिस्ट विद स्ट्रेचिंग मैन्युवरा। मतलब वो कह रहा है कि ना आप लो लगाना चाहिए जितना कंफर्टेबल पेशेंट के लिए हो, तो पेशेंट उससे क्या करेगा, रिलैक्स रहेगा और हमारे साथ थोड़ा सा असिस्ट भी करेगा, ठीक है, विद स्ट्रेचिंग मैन्युवरा। फिर बात कर रहे हैं हम लो इंटेंसिटी स्ट्रेच की, ठीक है। लो इंटेंसिटी स्ट्रेच का ये कहना चाहता है कि भाई ना आप लो इंटेंसिटी स्ट्रेच दो लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ, मतलब आपने बिल्कुल लाइट लोड के साथ स्ट्रेच दिया पर 30 सेकेंड का दे दिया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या कह रहा है, जो उसका ऑप्टिमल रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन रेंज ऑफ मोशन है बिना किसी टिश्यू को एक्सपोज करे, पॉसिबली वीकेंड बाय इमोबिलाइजेशन टू एक्सेसिव लोड एंड पोटेंशियल इंजरी। It's also been showing the elongated dense connective tissue, a significant component of the chronic contracture, so more effectively and with less soft tissue damage. ज़्यादा इफेक्ट करेगा, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज कम होगा एंड पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस भी कम हो गई। किसके कंपैरिजन में, हाई इंटेंसिटी स्ट्रेच के कंपैरिजन में। अगर हम लो इंटेंसिटी स्ट्रेच दे रहे हैं और ड्यूरेशन उसका ज़्यादा कर देते हैं तो उसमें हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर इसके साथ बात करें हम ड्यूरेशन की। जो ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच है इज रेफर टू द पीरियड ऑफ टाइम ए स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाइड। शॉर्टनेड टिश्यू आर हेल्ड इन ए लेंथ पोजीशन। ड्यूरेशन मोस्ट ऑफन रेफर टू हाउ लॉन्ग ए सिंगल साइकिल ऑफ स्ट्रेच इज अप्लाइड। मतलब वही बात हो गई, हमने इंटेंसिटी तो कम कर दी पर उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया, ठीक है। इफ मोर देन ए वन रेपिटेशन ऑफ स्ट्रेच साइकिल is carried out during a treatment session, which is the most often the case, the cumulative time of all the stretch cycle is also considered an aspect of duration. In general, the shorter of duration of a single stretch cycle, the greater the number of repetition applied during a stretch session. Ideal duration for a stretch cycle 20 to 30 सेकेंड। एग्जाम्पल, अगर हम 2 रेपिटेशन डेली दे रहे हैं 30 सेकेंड के स्टैटिक स्ट्रेच ऑफ हैमस्ट्रिंग गिल्ड की, तो सिग्निफिकेंट गेन इन हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी। सिमिलर अगर दोज हु हैव गिवन, मतलब जिसको हमने 6 रेपिटेशन दी और 10 सेकेंड का स्ट्रेच दिया, तो बोथ आर फाउंड द सेम रिजल्ट। तो क्यों हम किसी को बिना मतलब में एक्सर्शन करें, अगर पेशेंट कैन नॉट बी
bear the pain of 30 सेकेंड होल्ड, तो आप उसको 10 सेकेंड की रेपिटेशन ज़्यादा दे दो। फिर आते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच साइकिल, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि अभी तक हम पूरे टॉपिक पे बात क्या कर रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन स्ट्रेच, शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेच। तो स्टैटिक स्ट्रेच एक कॉमनली यूज मेथड ऑफ स्ट्रेचिंग इन विच सॉफ्ट टिश्यू आर elongated just past the point of tissues and resistant and then held in the lengthening position with the sustained stretch force over a period of time. And other term used in interchangeable or sustain, maintain or prolong stretch. The duration of static stretch is predetermined prior to stretching or it's based on the patient tolerance as response during the stretching procedures used for the manual stretching technique. जैसा कि अभी तक हमने पूरे में क्या बात की है, ये वही कह रहा है कि भाई ना क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन दी हमने, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन। अब हम स्टैटिक स्ट्रेच की बात करें, बहुत कॉमन मेथड होता है जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू एलोंगेशन के लिए। इन रिसर्च स्टडीज जो टर्म है स्टैटिक स्ट्रेच हैज़ बीन लिंक टू ड्यूरेशन ऑफ सिंगल स्ट्रेच इसका साइकिल रेंजिंग फ्रॉम 5 से अगर 5 सेकेंड से 5 मिनट पर रेपिटेशन, आइदर मैनुअल या फिर सेल्फ स्ट्रेच प्रोसीजर लगाया गया हो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग स्ट्रेच, स्टैटिक स्ट्रेच, इट इज़ थॉट दैट द GT बेसिकली गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ये हमारे ओरिजिन या इंसर्शन टेंडन के अंदर मिलता है, विच जो मॉनिटर करता है हमारी टेंशन क्रिएट बाय स्ट्रेच ऑफ मसल टेंडन यूनिट में जो टेंशन क्रिएट करी गई है स्ट्रेच के थ्रू, और कंट्रीब्यूट करता है मसल एलोंगेशन बाय ओवरराइडिंग any facilitative impulse from the primary afferent of muscle spindle और and contribute करता है muscle relaxation by inhibit the tension को inhibit करने के बाद in the contractile unit of the muscle being stretch। इसका मतलब क्या है, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, अगर मसल का लेंथ जो मसल स्पिंडल है हमने स्ट्रेच किया, ठीक है, नर्व एक्टिविटी वहाँ पर स्टार्ट हो गई, इंक्रीज हो गई कि यहाँ पर भाई कुछ हुआ, समझ गए। सो दीज इंक्रीज द अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी, स्ट्रेच से क्या हुआ, अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, कोज किया उसने क्या, मसल फाइबर टू कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पर अब जैसे हमने स्ट्रेच किया तो मसल फाइबर आपस सामने से कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट वहाँ पे शुरू होने लग गई ना, फिर इसने वहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्ट किया स्ट्रेच को, ठीक है, फिर सेकेंडरी सेट की बात हो गई तो ऑफ न्यूरॉन्स, वो क्या करते हैं, कोज करते हैं अपोजिंग मसल टू बी रिलैक्स, ठीक है, फिर अपोजिंग करने के लिए कि रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, उसके तो मसल जाके स्ट्रेच होती है। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग, SPS is static progressive stretching is another term to describe the static stretches apply for the maximum effectiveness के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू आर comfortably held in lengthening position until a degree of relaxation is felt by the patient or therapist। मतलब यहाँ पे समझ गए, डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन जब तक पेशेंट को फील ना हो, मतलब जैसे लेट्स सपोज द एग्जांपल ऑफ TKR पेशेंट हैविंग द प्रॉब्लम इन रेंज ऑफ मोशन इन देयर अर्लियर डेज, तो उनको क्या किया जाता है, SPS स्ट्रेचिंग करवाई जाती है, जिससे पेशेंट जब तक उसका रेंज नहीं आ जाता ना नेक्स्ट वाला, तब तक उसको स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है। देन द शॉर्टेड टिश्यू आर इंक्रीमेंटली लेंथन इवन फर्दर एंड अगेन held in the new end range position for additional duration of time, जब तक रखा जाता है जब तक नया ड्यूरेशन ऑफ नहीं आ जाता। और ऐसा भी होता है कि हम इसका टाइम मतलब डेज भी बढ़ा देते हैं, समझ रहे हो, जैसे उनको हम 3 मंथ्स तक भी करवाते हैं। These approach involve continuous displacement of limb by varying the stretch force, ठीक है, and stretch load। ये अप्रोच इम्प्रूव करती है डिस्प्लेसमेंट, बारी बारी जो रेंज है कंटिन्यू डिस्प्लेस किया जाता है लिम्ब को, वेरिंग द स्ट्रेच फोर्स, ठीक है, फेस स्ट्रेच फोर्स के साथ। साइक्लिक इंटरमिटेंट स्ट्रेचिंग,
कहने का मतलब है शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेच साइकिल, मतलब आपने एक स्ट्रेच दिया उसके बाद रिलैक्स, उसको हम एक साइकिल गिनते हैं। मतलब रुक रुक के जब आप स्ट्रेच करा रहे हो पेशेंट को, बीच में रिलैक्सेशन पीरियड दे रहे हो, जो हम रेपिटेशन भी बोलते हैं जिसको, तो उसको एक के बाद जब आपने ब्रेक दिया, दैट इज़ कॉल्ड द वन साइकिल ऑफ स्ट्रेचिंग। ठीक है, ड्यूरिंग ए सिंगल ट्रीटमेंट सेशन। ठीक है, सो जो हमारा साइक्लिक स्ट्रेच है, द एंड रेंज स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाई एट ए स्लो वेलोसिटी, बिल्कुल स्लो होना चाहिए, इन ए कंट्रोल मैनर एंड रिलेटिव लो इंटेंसिटी, बिल्कुल कम उस पर लोड होना चाहिए, समझ रहे हो। फॉर दिस रीज़न साइक्लिक स्ट्रेच इज़ नॉट साइनोनिम्स विथ वॉल स्टिक स्ट्रेचिंग, इसीलिए कोई उसको साइनोनिम्स नहीं दिया गया कि वो वॉल स्टिक स्ट्रेच जैसा होता है, विच इज़ करेक्टराइज बाय द हाई वेलोसिटी मूवमेंट। उसके अंदर क्या होता है, एकदम से जर्की मूवमेंट करके स्ट्रेच किया जाता है, और इसके अंदर क्या है, हम बहुत ही स्लोली और आराम से स्ट्रेच देते हैं। गेट इट। नाउ कम टू द स्पीड ऑफ स्ट्रेचिंग। स्पीड से क्या समझ रहे हो कि जो भी आप स्ट्रेच दे रहे हो उसका स्पीड क्या है। बेसिकली टू इंश्योर द ऑप्टिमल मसल रिलैक्सेशन एंड प्रिवेंट इंजरी टू टिश्यू, स्पीड जो है वो बिल्कुल स्लो होना चाहिए। जो स्ट्रेच फोर्स है शुड बी अप्लाई एंड रिलीज ग्रेजुअली, बहुत ही आराम से। ठीक है, स्लोली अप्लाइड स्ट्रेच इज लेस लाइक टू इंक्रीज टेंसिल स्ट्रेसेस ऑन कनेक्टिव टिश्यू और टू एक्टिवेट द स्ट्रेच रिफ्लेक्स, समझ रहे हो, एंड इंक्रीज टेंशन इन द कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर के अंदर ऑफ मसल बीइंग स्ट्रेच। So stretch force applied at low velocity is also easier for therapist and patient to control, and there is a safer than the high velocity stretch। समझे, अगर हाई वेलोसिटी स्ट्रेच देते हो तो इट्स मे बी ऐसा हो सकता है कि टीयर हो जाए, नहीं कोई ना कोई रेंज में प्रॉब्लम आ जाती है। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग। रेफर टू द नंबर ऑफ बाउट, मतलब कितने सेशन दिए हैं पर डे और पर वीक के अंदर। ए पेशेंट कैरी आउट ए स्ट्रेचिंग रेजिमेन, सो द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच इज ऑफन बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग कॉज ऑफ impaired mobility। Get that? The quality of level of healing of tissue, the chronicity and the severity of contracture, as well as patient age। मतलब आप यंग है तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा रेपिटेशन भी करा सकते हो। अगर ओल्ड एज है या फिर यूँ सपोज लो कि कोई रीसेंट सर्जिकल पेशेंट है, हम उसको एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेपिटेशन नहीं करवा सकते, तो वो बेस्ड करता है उसके ऊपर। सो 3 to 5 रेपिटेशन पर सेशन एंड डन 3 times a week is considered as adequate for gaining improvement in flexibility of soft tissue. Further, the decision relies upon the therapist according to clinical scenario। बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऊपर ही आएंगी, पर जितना हो सकता था 3 to 5 रेपिटेशन इज सफिशेंट फॉर ऑल ओवर, वो सबके लिए सफिशेंट रहता है। ठीक है, आप वही मैंने लो और हाई फ्रिक्वेंसी ड्यूरेशन, ठीक है, उन सब के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकी सब आपकी प्रैक्टिस पे बेस्ड रहेगा। अगर आप नए हो, अभी अभी आपने जस्ट शुरू किया है, तो 3 to 5 स्ट्रेच इज सफिशेंट फॉर एवरीवन। बाकी आप पेशेंट की कंडीशन, एज ऑफ पेशेंट एंड अदर फैक्टर्स देखकर ही पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान और पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन, उसका कितना टाइट है मसल टाइटनिंग, ये सब फर्दर उसकी सारे फैक्टर्स चेक करोगे। उसका कोज क्या है, कोई सर्जिकल कोज है या कुछ भी है, ठीक है, कोई फाइब्रोसिस है, आर्थ्रोफाइब्रोसिस का केस है, तो तुम उसके ऊपर वेरी करेगा कि आप किस टाइप का स्ट्रेच अप्लाई कर रहे हो पेशेंट के ऊपर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। फिर हम चलते हैं मोड ऑफ स्ट्रेचिंग। ठीक है, मोड ऑफ स्ट्रेचिंग जो टर्म है, बेसिकली आप समझ गए कि अगर हम स्ट्रेचिंग करा रहे हैं तो वो किस किस तरीके से कराई जा सकती है। मैनुअली करा सकते हो, ठीक है,
सेल्फ स्ट्रेचिंग कर बता सकते हो पेशेंट को कि वो खुद से कर ले। वैसे भी तो हम बेसिकली करते ही हैं ना योगा में एंड जिम्नास्टिक में। फिर मैकेनिकल स्ट्रेचिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम मैनुअल स्ट्रेचिंग को अच्छे से डिस्क्राइब। ड्यूरिंग मैनुअल स्ट्रेचिंग थेरेपिस्ट और ए ट्रेन प्रैक्टिशनर अप्लाई करता है एक्सटर्नल फोर्स को to move the involved body segment slightly beyond the point of tissue resist and available range of motion. The therapist manually control the site of stabilization as well as direction. तो हम क्या करते हैं, अगर हम सपोज स्ट्रेचिंग करा रहे हैं काफ की, तो हम नी जॉइंट साइड पे स्टेबल करते हैं और एंकल जॉइंट से स्ट्रेच करते हैं। तो हमने एक साइड से स्टेबलाइज किया ना, कंट्रोल किया, ठीक है। एज वेल एज डायरेक्शन को भी, फिर स्पीड भी हमारे हाथ में होगी, इंटेंसिटी भी हमारे हाथ में होगी, ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच भी हमारे हाथ में है, हमने कितनी देर रखना है, समझ लो। सो रिमेंबर, स्ट्रेचिंग एंड रेंज ऑफ मोशन कोई किसी का साइनोनिम नहीं है, दोनों आपस में अलग अलग भाषा है, दोनों ही अलग है, ठीक है। सो स्ट्रेचिंग टेक सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चरल बियॉन्ड देयर अवेलेबल लेंथ, क्या इंक्रीज करने के लिए, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए, जॉइंट की जो रेंज है उसको बढ़ाने के लिए। रिमेंबर गाइज, इफ़ यू आर न्यू इन दिस क्लास, तो आपको पता होना चाहिए कि रेंज ऑफ मोशन अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है। मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट है ना, सबका अपना अपना एक रेंज है। हमारी हर एक बॉडी अपना एक एंगल बनाती है, जो हमने क्लास 10th में, इवन 3rd क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। 30 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, ये सारे एंगल हमारे जॉइंट में भी बनते हैं, राइट। एंड मैनुअल स्ट्रेचिंग यूजुअली एम्प्लॉय कंट्रोल, ठीक है, और एंड स्ट्रेचिंग, स्टैटिक और प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग, ठीक है, अप्लाइड एट इंटेंसिटी कंसिस्ट विद, पेशेंट कंफर्टेबल लेवल होना चाहिए हर जगह। वो तो आप कहीं पे भी बात पेशेंट की आती है, तो जब भी हम कोई ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं तो वो पेशेंट के कंफर्ट लेवल पे ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। हेल्ड फॉर 15 से 60 सेकेंड तक हम हेल्ड कर सकते हैं मैनुअल स्ट्रेचिंग में, ठीक है। रिपीटेड फॉर एटलीस्ट सेवरल रेपिटेशन। मैनुअल स्ट्रेचिंग में बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन अर्ली स्टेज or stretching program when a therapist want to determine how a patient responds to varying intensity and duration of stretch. जब भी हम पेशेंट का रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं तो हम अलग अलग इंटेंसिटी से स्ट्रेच भी करते हैं, जिससे पेशेंट अलग से रिस्पॉन्स करता है, तो उसे भी पता चल जाता है, समझो। तो हम वो थेरेपिस्ट पे वेरी करता है वो अपनी क्या टेक्निक यूज़ कर रहा है पेशेंट का रिस्पॉन्स लाने के लिए, ठीक है। सो द मैनुअल स्ट्रेचिंग परफॉर्म पैसिवली एज इज़ एन appropriate choice for therapist, और अगर कोई केयर गिवर है तो if a patient cannot perform self stretching owing to lack of neuromuscular control of body segment to be stretched। फिर हम बात करते हैं सेल्फ स्ट्रेचिंग। सेल्फ का मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक है। बेसिकली अ सेल्फ स्ट्रेचिंग इज ऑफर also referred to as a flexibility exercise or active stretching, is a type of stretching procedure a patient carried out independently, मतलब वो खुद से कर पाता है, आफ्टर केयरफुल इंस्ट्रक्शन एंड सुपरवाइज प्रैक्टिस, एक केयरफुल इंस्ट्रक्शन और एक सुपरवाइज प्रैक्टिस के साथ। दिस फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग इज ऑफन एन इंटीग्रल component of a home exercise program and is necessary for long-term self-management of many musculoskeletal and neuromuscular disorders। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हम पेशेंट को लॉन्ग टाइम स्ट्रेच की नीड होती है और पेशेंट आ नहीं पाता, तो और सम टाइम एक बार पेशेंट हमारे पास आ रहा है और हमें उसको होम प्रोग्राम भी सजेस्ट करना है, तो उसके लिए बहुत ही मतलब मीनिंगफुल चीज़ है सेल्फ स्ट्रेचिंग, कि आप उसको सेल्फ सिखा दो, ठीक है। सो टीचिंग a patient to carry out self-stretching procedure correctly and safely in fundamental for preventing re-injury और future dysfunction। उस सब से बचाने के लिए हम पेशेंट को एक बहुत ही गुड पैटर्न सजेस्ट करते हैं, उसे सिखाते हैं।
Next in our proper alignment of body or body segment is critical for effective self stretching. जो भी एफर्ट हमें लगता है द रिस्ट्रिक्टिव स्ट्रेच आर स्ट्रेच स्पेसिफिकली, और कोई भी उसके साथ का स्ट्रक्चर है जो मतलब अटैच स्ट्रक्चर है, ओवर स्ट्रेच नहीं होना चाहिए. जो गाइडलाइन है इंटेंसिटी स्पीड ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच दैट इज़ अप्लाई टू मैनुअल स्ट्रेचिंग आर ऑल्सो अप्रोप्रिएट फॉर द सेल्फ स्ट्रेचिंग. जो हम मैनुअल के लिए गाइडलाइन यूज़ करते हैं वो सेल्फ के लिए भी होती है. So जो static stretch है with 30 to 60 second duration per repetition is considered the safest type of stretching for a self stretching program also. And the last one is mechanical stretching. Mechanical नाम से पता चल गया, mechanical की बात हो रही है. mechanical stretching device यूज़ होगा, ठीक है. बहुत ही लो इंटेंसिटी, बहुत कम लोड, कम force over a prolonged period of time to create a relative permanent lengthening of soft tissue. permanent lengthening के लिए यूज़ किया जाता है. presembling due to plastic deformation. जो equipment है can be simple as a weight cuff के जैसा और a weight pulley system type, ठीक है, और as a sophisticated as some adjustable orthoses or automatic stretching machines. So these mechanical stretching device provide either a constant load or a variable displacement or a constant displacement for a variable loads. As you know, मैंने पहले भी बताया था, इस static progressive stretch के अंदर जो हम के लिए हम ये PKR वाले पेशेंट में भी यूज़ करते हैं SPS डिवाइस को. And mechanical stretching involve and substantially longer overall duration of stretch than a practical with manual stretching or self stretching exercise. Just because the duration of manual stretches reported in literature range is from 15 to 30 minutes. The longer duration of stretch are required for patient with chronic contracture and as a result of neurological or musculoskeletal disorders. So devices which are commonly used for mechanical stretch are weight cuff, mechanical pulley device with springs, and CPM and orthosis such as a serial cast or splints. And mechanical devices apply a static pressure, I mean static stretch to elbow flexors. जैसा मैंने बताया यार, भाई हम नी जॉइंट पे यूज़ करते हैं CPM या फिर ये स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्ट्रेच ऑर्थोसिस समथिंग. एंड नाउ वी आर जस्ट क्लोजिंग दैट टॉपिक एंड read it about that what is prolonged immobilization of body segment. क्यों होता है? देखो, प्रोलॉन्ग से क्या समझो, लंबे समय से आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो बॉडी सेगमेंट का. एक तो आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, या फिर पोस्टरल मैलिग्नमेंट एंड मसल्स इम्बैलेंस हैं, इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस की वजह से होता है. एसोसिएट विद लिस्ट ऑफ द मस्कुलर सर्कैलेटन एंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड टिश्यूज ट्रॉमा रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन एंड पेन कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज़ की वजह से, राइट. एंड फिर आते हैं हाइपोमोबिलिटी एंड इट्स इफेक्ट. हाइपो मतलब आप कम, समझ, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट. सो हाइपोमोबिलिटी रेफर टू डिक्रीज मोबिलिटी और रिस्ट्रिक्टेड मोशन. हाइपोमोबिलिटी आप मतलब सारा दिन चेयर पे बैठे रहोगे, मैं सारा दिन बैठ के लैपटॉप के आगे बैठी हूँ तो ऑब्वियसली मैं हाइपोमोबाइल हो गई, राइट. तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरी मोबिलिटी कम हो जाएगी और रिस्ट्रिक्टेड मोशंस स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब जो बेसिकली देखो, मैं बहुत देर पैर सीधे करूँगी ना तो एकदम से पैर सीधा होगा नहीं, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आएगी. मुझे लगा कि थोड़ा सा ऐसे स्टिफनेस आ गई है, जाम हो गया, बड़ी देर तक हम बैठे रहते हैं, कहते हैं ना जाम हो गया घुटना. तो सेम एज अ वाइड रेंज ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेस कैन रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट एंड इम्पेयर मोबिलिटी. सो अगर हम बहुत लंबी रेंज तक पैथोलॉजिकल जो हमारी नॉर्मल मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी मोबिलिटी इम्पेयर हो जाएगी. सो देयर आर मैनी फैक्टर दैट
बहुत सारे फैक्टर जो ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट कर, सो दैट मे बी कंट्रीब्यूट टू हाइपोमोबिलिटी एंड स्टिफनेस ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, द पोटेंशियल लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन एंड डेवलप्ड द कॉन्ट्रैक्चर। बहुत ही कॉमन है। बेसिकली क्या होगा, देखो नॉर्मल पेशेंट तो मैं थोड़ी देर बाद खड़ी हुई, आई विल बी डूइंग माई वर्क एंड आई विल बी ओके, ठीक है। बट अगर हम बात कर रहे हैं हाइपोमोबिलिटी, मतलब नॉर्मल भाषा में बोलें तो आपकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कॉजिंग बाय अडेप्टिव शॉर्टनेस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कैन बी ओकर इन रिजल्ट ऑफ मैनी डिसऑर्डर और सिचुएशन। अब मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ, आप मतलब कोई पेशेंट है, लेट्स सपोज उसको चोट लग गई नी पर, ज़्यादा दूर नहीं जाते, ऑपरेटेड केस पे नहीं जाऊँगी, शॉर्ट में निपटा रही हूँ। तो ऐसा होता है नी वाले को ना, ट्रॉमेटिक केसेस में अगर वो मूव नहीं करेगा ना, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाएगी। बहुत कॉमन है। हमारे शोल्डर में भी ऐसा होता है, ज़रा सा जक लगा, दर्द के मारे आपने नहीं हिलाया तो वहीं पे फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, जस्ट ड्यू टू हाइपोमोबिलिटी। आई होप दिस इज़ द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट्स, and thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you so much for your love. Thank you.